हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। हम लोगों ने कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में पिछली वीडियो में परासरण एवं परासरण दाब पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में परासरण दाब के कुछ नियम हैं, उनको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उनको अच्छे से आप लोग समझिएगा। परासरण दाब का जो नियम है वो पहला नियम है बॉयल वान टॉप। बॉयल वान टॉप का नियम, सबसे पहला नियम कौन सा है? बॉयल वान टॉप का नियम। इसको आप पहले सुन लें, उसके बाद मैं इसको ड्राइव करूँगा। बॉयल वान टॉप का नियम ये बताता है कि निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण जो दाब होता है वह उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बॉयल वान टॉप ने बताया था कि निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर ताप क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा दिया? के। क्या है बेटा? एक स्थिरांक है। के क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो P इक्वल टू के इंटू सी, ये पहला हमारा डेरिवेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर C क्या है? सांद्रता है। विलयन की सांद्रता किस में होती है? मोल प्रति लीटर में होती है। ठीक है, यदि हम विलयन की सांद्रता C को 1 मोल प्रति वी लीटर रखें, ठीक है, यदि हम विलयन की सांद्रता C को 1 मोल प्रति वी लीटर रखते हैं तो ये फॉर्मूला जो है हमारा क्या हो जाएगा? P इक्वल टू के इंटू सी की जगह में हमने क्या बताया? 1 मोल प्रति वी लीटर सांद्रता। तो क्या होगा? C की जगह पे अगर 1/V राइट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? P इंटू वी इक्वल टू की। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, जहाँ पर V क्या है? विलयन का आयतन है। ठीक है, अच्छा, यदि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उनमें भिन्न भिन्न परासरण दाब, मतलब परासरण दाब P1 और P2 है, मतलब कोई दो विलयन होंगे तो दोनों विलयनों के लिए परासरण दाब दोनों का अलग अलग ही तो होगा ना, है ना। तो मान लो पहले विलयन के लिए परासरण दाब P1 और दूसरे के लिए P2 और आयतन V1 तथा आयतन V1 और V2 हो तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें कहाँ पर ध्यान देना है? इस पे, जहाँ पर P क्या है? विलयन का परासरण दाब है। V क्या है? आयतन है, विलयन का आयतन है। और K मैं पहले बता चुका हूँ, K क्या है? स्थिरांक है। ओके, क्लियर हुआ? बहुत इजी है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरे नियम की ओर चलते हैं। विलयन के परासरण दाब का एक दूसरा भी नियम है और उस नियम का नाम है चार्ल्स वान टॉप। क्या नाम है? चार्ल्स वान टॉप। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स, उन्होंने ये नियम दिया था परासरण दाब के सापेक्ष में। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था, चार्ल्स वान टॉप ने ये बताया था कि स्थिर सांद्रता पर, ठीक, बॉयल वान टॉप में क्या था? ताप कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगी? सांद्रता। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि किसी विलयन के स्थिर सांद्रता पर, ठीक है, उस विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर C क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। C क्या होता है बेटा? सांद्रता है। ठीक है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब
उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। जहाँ पर T क्या है, ताप है, और P क्या है, परासरण दाब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं K इंटू T, ठीक है, या ये कहें P/T इक्वल टू K। अगर मैं इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अच्छा, मान लो 2 विलयन है, ठीक। दोनों विलयन में पहले विलयन का परासरण दाब P1 है और दूसरे का P2, और पहले वाले विलयन का ताप T1 और दूसरे का परम ताप T2 हो, तो उस विलयन का समीकरण क्या हो जाएंगे, उनके विलयनों का समीकरण हो जाएगा P1/T1 बराबर P2/T2। ये उनका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसा, P1/T2 बराबर P2/T1, जी इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पर P क्या है, विलयन का परासरण दाब, T क्या है, विलयन का परम ताप। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई बायल वान हाफ और चार्ल्स वान हाफ के लिए, ठीक है। यदि कोई तनु विलयन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे तो कंपैरिजन कराए जा रहे हैं 2 विलयनों का, ठीक, लेकिन यदि कोई एक तनु विलयन है, ठीक, कोई एक तनु विलयन है, उसके लिए क्या समीकरण होगा, ठीक है। तो तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन के लिए वान हाफ का नियम क्या होगा, वान हाफ का नियम क्या होगा, आप लोगों ने एक गैस समीकरण का नाम सुना होगा, ठीक है, उसको आप लोग पहचानते भी होंगे, PV बराबर nRT, आप इसको जानते हैं, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, तनु विलयनों के लिए वान हाफ का समीकरण, जहाँ पर P क्या है, परासरण दाब, P क्या है, परासरण दाब, V क्या है, विलयन का आयतन, क्या है, विलयन का आयतन, N क्या है, मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, R क्या है, ये विलयन स्थिरांक होता है, क्या होता है, विलयन स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विलयन स्थिरांक, ओके। और इनकी वैल्यू भी एकदम एग्जैक्ट होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.082 वायुमंडल, लीटर वायुमंडल होता है, सॉरी, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है, ये होता है। आप परेशान मत हो, जब कभी भी विलयन स्थिरांक का मान चेंज होगा तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो विलयन स्थिरांक होता है वो अलग अलग स्थिति में उनके मान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर विलयन स्थिरांक का मान क्या होगा, 0.082, ओके। अच्छा, चलिए, जहाँ पर T क्या हो जाएगा, ताप, ओके। एक चीज़ ये बतावें, सांद्रता जो होती है उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर ही तो होता है। मोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, N से, और लीटर क्या है, विलयन का आयतन है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, V, राइट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे C = N/V एक कॉमन सी चीज़ है, ये होता है, ठीक, मतलब विलयन की जो सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर, ठीक है, या N/V ये होता है, ओके। जब ये होता है तो हम लोग यहाँ पर देखो इसको चेंज करते हैं, P = V को मैं N के बाई में लेकर जाता हूँ, N/V × RT, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं C राइट कर दूँ तो P बराबर CRT, जी, ठीक है। अगर मान लो कोई तनु विलयन है, आपको उसकी सांद्रता बता दी गई है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और यदि वहाँ पे मोलों की संख्या बता दी गई है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे R क्या है, विलयन स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.082 लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल, ओके। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है।
अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलूँगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 0.5% ग्लूकोज, ठीक, 0.5% ग्लूकोज, अणुभार बता दिया है उसमें 180, ठीक है। विलयन का परासरण दाब, ये एक विलयन है और उसका परासरण दाब उसने बताया है, परासरण दाब बता दिया है 18 डिग्री सी पर निकालना है, ठीक है। यदि विलयन का स्थिरांक, विलयन का स्थिरांक मान 0.082 लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल हो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है बेटा, आप इसको समझिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ, 0.5% ग्लूकोज का विलयन है और उस विलयन का हमको क्या निकालना है, परासरण दाब निकालना है। यदि उस विलयन का विलयन स्थिरांक 0.082 लीटर प्रति डिग्री प्रति वायुमंडलीय प्रति मोल हो तो, ठीक है। चलो हम लोग इससे क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें पता करते हैं कि इसमें है क्या, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 0.5% ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक विलयन है और उस विलयन में ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है 5 ग्राम, ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम है, ओके। और उस विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 100 ml है, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है, ओके। उसके बाद हमें ग्लूकोज का अणुभार पता चला गया है, ग्लूकोज का अणुभार पता चल गया है, कितना होता है 180, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करना है, परासरण दाब का, आर का मान दे दिया गया 0.082, ठीक है। तो आप एक ये बताइए, ये विलयन कैसा होगा, तनु ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम दी हुई है, ठीक है। तो ये तनु विलयन होगा और यहाँ पर हमें जो कुछ भी दिए हुए हैं उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तनु विलयन के लिए वान साहब का जो नियम दिया गया था वो लगेगा, PV बराबर NRT, CRT नहीं NRT, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए P हमें निकालना है, V का मान दिया हुआ है 100 ml, V का मान कितना दिया हुआ है 100 ml। N क्या होता है, N बराबर होता है, इसको मोल बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी पदार्थ का मोल निकालने के लिए क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो मोल किसका निकालेंगे, ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज ही तो पानी में घुला हुआ है ना। तो चलो ग्लूकोज का भार कितना दिया हुआ है 0.5, उसका अणुभार कितना दिया हुआ है 180, रख देते हैं यहाँ पे 0.5 बटे 180 गुणते आर का मान दिया हुआ है 0.082 गुणते ताप कितना है 18 डिग्री सेल्सियस है, ताप कितना दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस। हम पूरा 18 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ताप, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 18, तो 8 3 11, 7 1 8 1 9 2, मतलब यहाँ पर जो T है उसको फ़ारेनहाइट में रखेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ारेनहाइट में रखिए चाहे डिग्री सेल्सियस में रखें, तो उसका जो आंसर आएगा आप उसी के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर परासरण दाब क्या होता है, प्रति डिग्री वायुमंडल होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 291, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, P = 0.5 गुणित 0.082 291 और डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। तो परासरण दाब मैं इसका कैलकुलेशन देख लेता हूँ, होगा 0.66 वायुमंडल, कितना हो जाएगा 0.66
वायुमंडल। ओके, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा जिनमें मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को राउल्ट का नियम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।